नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम में। तो आज देखते हैं, आज ये यूपी स्टैटिक जीके की आज ये चौथी क्लास है। छोटी छोटी क्लासें होंगी। तो आइए आज देखते हैं 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह देखते हैं। 1857 का विद्रोह देखते हैं। इसका परिचय है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार और आर्थिक शोषण की घृणित नीतियों के कारण समाज के विभिन्न वर्गों में ब्रिटिश शासन के प्रति जनता का असंतोष उभर रहा था। विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या है? तो ब्रिटिश सरकार ने नई एनफील्ड राइफल का उपयोग करके निर्णय लिया। इनके निर्माण में गौमांस और सूअर की चर्बी मिलाई गई है। इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में विश्वास हो गया कि सरकार जानबूझकर उनके धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। विद्रोह की शुरुआत और प्रसार हुआ है। तो 26 फरवरी 1857 को बरहामपुर के सैनिकों ने इन कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी में 85 सैनिकों ने इन कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया था। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात भारतीय सेना ने विद्रोह किया और 11 मई को मेरठ विद्रोही सेना दिल्ली पहुंच गई। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है भारत ही विद्रोह। उत्तर भारत, मध्य भारत से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक विस्तृत क्षेत्र में फैल गया। दक्षिण में विद्रोह का प्रसार समिति का 1857 के इस विद्रोह से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र अवध और बुंदेलखंड था। नेक्स्ट देख लो। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों और जमींदारों ने अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि स्थानों पर अपनी सरकारें स्थापित की। तो 1857 का विद्रोह छोटे शहरों और कस्बों तक फैला हुआ था, जैसे इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहाँपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, फैजाबाद, फतेहपुर, हाथरस आदि में। ठीक है। तो अवध की बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम ने अपने बेटे विरजिस कादिर को अवध का नवाब बनाया। कॉलिन कैंपबेल ने 21 मार्च 1858 को लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया था। 1857 में नाना साहब को कानपुर बिठूर का प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हुआ। 1857 के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे, मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ने अपनी नमीनी काबा रणनीति, गुरिल्ला रणनीति से अंग्रेजों को डरा दिया था। 7 अप्रैल 1859 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शिवपुरी के सिविल कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। जून 1858 तक संयुक्त प्रांत में विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हो गया था। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को शासन का हस्तांतरण शामिल किया था। 1858 में दिल्ली डिवीज़न को राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से से अलग कर दिया और राज्य की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। 1858 में उत्तर प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया, अवध और उत्तर पश्चिम प्रांत, जिन्हें आगरा और अवध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इन प्रांतों के शासकों को मुख्य आयुक्त और लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लो, विद्रोह कहाँ हुआ और विद्रोह के नेता कौन हैं और विद्रोह का दमनकर्ता कौन है। तो देखो, विद्रोह दिल्ली में हुआ। इसके नेता थे बहादुर शाह जफर और बख्त खान। कानपुर में जो विद्रोह हुआ वो नाना साहब के विद्रोह नेता थे। लखनऊ में हुआ था विद्रोह, उसके बेगम हजरत महल और बिजरिस कातिर। झांसी का विद्रोह हुआ, लक्ष्मीबाई वह महिला पड़ी थी
जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थे। ये किसने कहा? ये ह्यू रोज ने कहा। आरा बिहार, इसके कुंवर सिंह जगदीश विद्रोह नेता थे। इलाहाबाद के लियाकत अली थे। बरेली के खान बहादुर नेता थे। उड़ीसा के सुरेंद्र शाही और उदयंता शाही थे। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण क्या रहे हैं? विद्रोह का सीमित विस्तार हो गया था। अंग्रेजों की मजबूत सेना और तोपखाने थीं। विद्रोहियों के समक्ष नेतृत्व एवं योजना का अभाव था। समाज के सभी वर्गों से जन समर्थन का अभाव था। देशी राजाओं और सामंतों का असहयोग था। 1857 के विद्रोह के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद का विकास क्या हुआ? तो राधा स्वामी आंदोलन हुआ। तो राधा स्वामी आंदोलन में क्या हुआ? 1861 में शिवदयाल सिंह द्वारा शुरू किया गया ये आंदोलन का लक्ष्य था सच्चा और पूर्ण मोक्ष, जिसे केवल जो सूरत शब्द योग ध्वनि प्रभा के साथ आत्मा का मिलन या अभ्यास करके प्राप्त किया जा सकता था। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन। इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के बीच इस्लाम के प्रति उनकी निष्ठा को कमजोर किए बिना आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना और मुसलमानों के बीच पर्दा, बहुविवाह, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं की शिक्षा, गुलामी, तलाक आदि से संबंधित सामाजिक सुधार करना था। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट आंदोलन था देवबंद आंदोलन या दारुल उन्मूलन। तो मुस्लिम उलेमाओं के बीच रूढ़वादी वर्ग द्वारा एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन के रूप में मुसलमानों के बीच कुरान और हदीस की शुरुआत, शुद्ध शिक्षाओं का प्रचार करने हेतु विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद की भावना को जीवित रखने के दोहरे से उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया था। इसकी शुरुआत 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोई द्वारा मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए सहारनपुर जिले के दारुल उमूल देवबंद में की गई थी। नेक्स्ट है सेंट्रल हिंदू एक स्कूल। तो इसकी स्थापना, ये आंदोलन 1898 में एनी बेसेंट द्वारा बनारस में स्थापित किया गया था। बाद में 1916 में से मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट देख लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस काल और उत्तर प्रदेश देखते हैं। तो कांग्रेस काल और उत्तर प्रदेश देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे के गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 10 उत्तर प्रदेश से थे। ठीक। दूसरा सत्र कलकत्ता में आयोजित किया गया। इसमें 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 74 उत्तर प्रदेश से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 9 अधिवेशन हुए, 1885 से 1947 तक उत्तर प्रदेश में हुए। वार्षिक सत्र देख लो, वार्षिक 1888, ये कहाँ हुआ? इलाहाबाद। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। 1892 में ये भी इलाहाबाद। बढ़ क्यों नहीं रहा? इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस ने 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की आलोचना की। तो 1899
1899 स्थान लखनऊ, अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त थे। 1995 स्थान था वाराणसी, इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। उदारवादी और उग्रवादी के बीच का विभाजन। 1910 में स्थान था इलाहाबाद, अध्यक्ष थे विलियम वेडरवर्न। 1916 में स्थान था लखनऊ, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के भीतर नरमपंथियों और उग्रवादियों का एकीकरण हुआ, लेकिन साथ ही कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच मतभेद भी खत्म हो गए। लीग ने उस वर्ष अपना सत्र भी उसी शहर लखनऊ में आयोजित किया था। 1925 स्थान कानपुर है, इसके अध्यक्ष हैं सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट के बाद सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली दूसरी महिला बनी, प्रथम भारतीय महिला बनी। ठीक है। 1936 लखनऊ, अध्यक्ष से पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1946 में स्थान मेरठ में हुआ, अध्यक्ष JB कृपलानी। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ एक समझौता था। समझौते के माध्यम से दोनों दल प्रांतीय विधानसभा में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व की अनुमति देते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन से संबंधित कुछ देख लो। तो उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन देखो, किसान आंदोलन और उससे संबंधित तथ्य। तो किसान आंदोलन, उत्तर प्रदेश किसान सभा, इसका आयोजन 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से किया गया था। तो दूसरा किसान आंदोलन है अवध किसान सभा। तो अवध किसान सभा, इसका आयोजन बाबा रामचंद्र ने 1920 में प्रतापगढ़ में किया था। इसने शोषणकारी जमींदारी व्यवस्था को चुनौती दी थी। इस आंदोलन ने, एक आंदोलन की बात करें तो यह एक किसान आंदोलन था जो लखनऊ में शुरू हुआ और जल्द ही हरदोई, सीतापुर, उन्नाव जिलों में फैल गया। यह आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था और 1922 अप्रैल तक चला था। इसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। यह मुख्य रूप से अवध में प्रचलित शोषणकारी तालुकदारी प्रणाली की प्रतिक्रिया थी। अखिल भारतीय किसान सभा, इसका गठन 1936 में लखनऊ में देश भर के किसान और खेतिहार मजदूर के हित के प्रतिनिधित्व मंडल करने के लिए उद्देश्य से किया गया था। इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और इसके सचिव बनाए गए थे NG रंगा। इस सभा से लखनऊ में इंदुलाल याग्निक भी जुड़े थे। इस सभा से लखनऊ के इंदुलाल याग्निक भी जुड़े थे। ठीक है। नेक्स्ट देख लो, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, खिलाफत आंदोलन 20 जून 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत समिति की बैठक इलाहाबाद में हुई। बैठक के दौरान खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। महात्मा गांधी के अनुसार यह हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए एक अवसर था जो 100 वर्षों में उत्पन्न नहीं होगा। असहयोग आंदोलन देख लो। असहयोग आंदोलन यह चोरी चौरा की घटना जो 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई थी, एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो दमनकारी ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ था। जब प्रदर्शनकारियों का एक समूह हिंसक हो गया था तो पुलिस की झड़प हुई थी। जवाबी कार्रवाई करते हुए भीड़ पर गोलियां भी चली, जिसके परिणाम स्वरूप 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई में उत्तेजित भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस अधिकारी मारे गए। हिंसा का यह कृत्य महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ था, जिन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। बात करते हैं स्वतंत्र दल। असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी के बाद 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई।
CR दास की मृत्यु के बाद मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय द्वारा स्वतंत्र दल नामक एक नई पार्टी का गठन किया गया। क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन क्या? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, या बाद में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या HSRA कर दिया गया था। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2024 में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सन्याल ने कानपुर में इसकी स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था औपनिवेशिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक सशक्त कीर्ति आयोजन करना था। इसके स्थान पर संघीय गणराज्य की भी स्थापना की जाएगी, जिसका मूल सिद्धांत था वयस्क मताधिकार का होना। तो HR के सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या थी? तो काकोरी डकैती 9 अगस्त 1925 थी। लोगों ने काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोक लिया था। उसकी अधिकारित रेलवे नकदी लूट थी। बिस्मिल, अफसाक उल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को इसमें फांसी दे दी गई थी। हाल ही में यूपी सरकार ने काकोरी डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। आज़ाद दिसंबर 1929 में दिल्ली के पास वायसराय इरविन की ट्रेन को उखाड़ने के प्रयास में शामिल थे। 1930 के दौरान पंजाब और संयुक्त प्रांत के शहरों में कई हिंसक कार्रवाई हुई, लेकिन फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में आज़ाद सिंह की मृत्यु हो गई थी। मेरठ कांड देखो, मेरठ षड्यंत्र कांड 1929। मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और 3.5 साल की सुनवाई परिणाम स्वरूप मुजफ्फरनगर अहमद SS डांगे, जोगेलकर, फिटनेस स्प्रिंट, बेन ब्रेडली, शौकत उस्मानी और अन्य को दोषी ठहराया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसे 6 अप्रैल 1930 को ऐतिहासिक दांडी मार्च के रूप में बाद में स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने JP नारायण और लाल बहादुर शास्त्री के साथ मिलकर इलाहाबाद में कर इनकार आंदोलन शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन और आचार्य नरेंद्र देव जैसे प्रमुख नेताओं ने उत्तर प्रदेश में आंदोलन को संगठित करने और नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन, नया आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की पहली चिंगारी वाराणसी के पास धानापुर गांव, अब चंदौली जिले में है, वहीं से उठी थी, जहां कई लोग राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाईं, जिसमें एकत्रित लोगों ने जवाबी कार्रवाई की। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में अगस्त 1942 को एक सप्ताह के लिए एक समानांतर सरकार का गठन किया। चित्तू पांडे ने कलेक्टर को सत्ता सौंपने और सभी गिरफ्तार कांग्रेसी नेताओं को रिहा करने के लिए राजी किया। समानांतर सरकार लंबे समय तक नहीं चली। ब्रिटिश सरकार के दौरान यूपी में शिक्षा प्रणाली, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई। लखनऊ विश्वविद्यालय की 1921 में स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक शख्सियतें क्या हैं? तो निज़ामुद्दीन औलिया, ये क्या थे? 1236 में बदायूं में जन्मे और सूफीवाद में चिश्ती आदेश से संबंधित थे। ये बाबा फरीद के शिष्य थे। अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो का उपनाम था अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। इनका जन्म हुआ था 1253 में पटियाली कासगंज में हुआ था। इसकी अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं जो हैं,
जो थी नूर सिफिया सिफिर, खजायान उल फुतूह और तुगलक नामा। ठीक है। नेक्स्ट देख लो ज़ियाउद्दीन वर्नी। ज़ियाउद्दीन वर्नी का जन्म हुआ था 1285 में बुलंदशहर के ज़िले में हुआ था। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तारीख ए फिरोजशाही, फतवा ए जहांदरी। कबीर का जन्म, इसका जन्म हुआ था वाराणसी में। वह भक्ति कबीर संत स्वामी रामानंद के शिष्य थे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कबीर बीजक, कबीर परछाई, सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली। बीरबल का देख लो, बीरबल जन्मे थे जालौन के कालपी में 1528 में। इनका असली नाम था महेश दास। वह सम्राट अकबर के नौ रत्नों में से एक थे। दीन ए अलाई अपनाने वाले पहले व्यक्ति, अकबर द्वारा ये स्थापित धर्म था। सूरदास कौन है? सूरदास वह अंधे हिंदू भक्त, कवि और गायक थे। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक उनकी रचना है सूर सागर। नेक्स्ट है शेख फैजी। शेख फैजी का जन्म हुआ था आगरा में 1547 में। वह अब्दुल फजल के बड़े भाई और अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। अबुल फजल हैं, इनका जन्म हुआ 1551 में आगरा में। उन्होंने अकबर के दक्षिण अभियान का नेतृत्व किया। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अकबरनामा, आइन ए अकबरी। टोडरमल कौन है? ये जन्म इनका हुआ था सीतापुर के लहरपुर गांव में। वह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। वह अकबर के वित्त मंत्री भी थे, जिन्होंने भूमि स्वराज प्रणाली और 10 साला प्रणाली विकसित की थी। तुलसीदास कौन है? तुलसीदास उत्तर प्रदेश के कासगंज में जन्मे हैं। वह हिंदू वैष्णव संत थे, कवि और दार्शनिक थे, जो भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते थे। इनके महाकाव्य हैं, रामचरितमानस के रचयिता हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं दोहाबली, साहित्य रत्न, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्णावली। उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कुछ जान लो तो स्वतंत्रता सेनानी है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ था। ठीक है। एक महाराष्ट्रीयन परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम था मणिकर्करा था। 1842 में उनका विवाह झांसी के महाराज राजा गंगाधर राव से हुआ था। उन्हें लक्ष्मीबाई नाम दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई को जीवित पकड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा सर ह्यूज रोज को नियुक्त किया गया था। 18 जून 1858 को ग्वालियर में एक लड़ाई के दौरान लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। वहाँ उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मंगल पांडे कौन है? तो मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे। 19 जुलाई 1827 को इनका जन्म हुआ था। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना में एक सैनिक थे। बहरामपुर में अपने हमवतन के लोगों के उदाहरण से प्रभावित होकर मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने 19 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर में खुले विद्रोह में भाग लिया और अपने साथियों को इसमें शामिल कर लिया। 6 अप्रैल को उनका कोर्ट मार्शल किया गया। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। वक्त खान कौन है? तो वक्त खान का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड के बिजनौर जिले में हुआ था 1797 में। बाद में वह ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सूबेदार बन गए, जिन्हें मुख्य देशी कमांडिंग ऑफिसर कहा जाता था। विद्रोही बनने से पहले सूबेदार वक्त खान ब्रिटिश अधिकारियों के बीच प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली के नेतृत्व में प्रदान किया। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों द्वारा उन्हें घायल कर दिया गया और 1859 में नेपाल के तराई मैदानों में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। बेगम हजरत महल कौन है? बेगम हजरत महल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में से एक थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संचालन किया था। मार्च 1858 में अंग्रेजों द्वारा लखनऊ के पास पुनः कब्जा करने के बाद उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन के अन्य नेताओं के साथ नेपाल की ओर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बेगम हजरत महल शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम को अग्रिम पंक्ति में थी और उन्होंने अपने नाबालिग बेटे
विरजिस कादिर की ओर से अवध में विद्रोह का नेतृत्व संभाला। नेक्स्ट है मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली कौन है? तो मौलवी लियाकत अली 1817 से इनका जन्म हुआ था और 1892 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था इलाहाबाद के, बदला इनका नाम था, बदला हुआ नाम प्रयागराज है इलाहाबाद का, ठीक है। कुछ मील दूर मेहगांव की तहसील और परगना चेल में सैयद मेहर अली और अमीना बीवी के घर में हुआ था। सैयद मेहर, उन्होंने उनके अनुयायी ने जिला हरदोई के सांडी बिलग्राम और पाली सफलतापूर्वक ब्रिटिश विरुद्ध अभियान चलाए। 1872 में मौलवी को बॉम्बे रेलवे स्टेशन पर एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी स्टाइल द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसे मौलवी के 2 लोगों द्वारा पूर्व सूचना दी गई थी। 24 जुलाई 1872 को फैसले में उन्हें अंडमान की दंडात्मक बस्ती में जीवन भर के लिए परिवहन की सजा सुनाई गई। राव कदम सिंह कौन थे? तो राव कदम सिंह वह गुर्जरों के एक छोटे समूह के नेता थे जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह मेरठ जिले के परीक्षितगढ़ और मवाना के राजा के रूप में लोकप्रिय रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल एक भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँ में हुआ था। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेताओं में से एक थे और उन्हें 1925 में काकेरी ट्रेन डकैती में शामिल होने के लिए जाना जाता है। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में देखो। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के भाभरा में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश समय उत्तर प्रदेश में बिताया। आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, जो भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1928 में गठित एक क्रांतिकारी संगठन था। आज़ाद 1925 में एक काकोरी ट्रेन डकैत में शामिल थे, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लिए एक बड़ा झटका था। अंततः 27 फरवरी 1931 को उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने घेर लिया। नेक्स्ट देखते हैं अशफाक उल्लाह खान का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ था। खान HRA के एक प्रमुख सदस्य थे और काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा थे, जो 1925 में HRA द्वारा एक ट्रेन डकैती थी। खान को 19 दिसंबर 1927 में फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है आचार्य नरेंद्र देव 1889 1956 में इनका जन्म हुआ। 23 अक्टूबर 1889 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ। उन्होंने वकालत छोड़ दी और काशी विद्यापीठ में पढ़ना शुरू किया, जहां उन्हें आचार्य की उपाधि मिली। बाल गंगाधर तिलक और श्री अरविंदो जैसे कांग्रेस नेताओं के क्रांतिकारी विचारों से आचार्य नरेंद्र देव की गहराई से प्रभावित किया। वह होम रूल लीग से भी जुड़े थे और प्रांतीय कांग्रेस के सदस्य भी बने। आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर काम करने वाले एक कट्टरपंथी गुट के रूप में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उन्होंने साइमन कमीशन और